तो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं स्पोकन वर्ड पोइट्री के बारे में बात करने के लिए। और मेरे साथ हैं स्पोकन वर्ड पोइट्री के 3 स्टार्स, प्रिया मलिक, याया बुटवाला और अमनदीप सिंह। मेरे ख्याल से तो कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं इनको ही, मतलब आप लोगों ने बता ही दिया है कि मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो उनको, और उन्होंने कल रात में खाने में क्या खाया था आपको वो भी पता है। तो मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं। अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद जैदी। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि मुझे दानियल बुलाया करो, और मैं पेन नेम मेरा दानियल रहा है हमेशा से। और क्योंकि मेरा पहले ये लॉजिक था कि यार कोई भी मेरा मज़हब ना जाने, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि कौन बोल रहा है, ये नहीं देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं पहले बोलना चाहूँगा कि हम चारों दिल्ली तो इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन रेख्ता में पहली बार आ रहे हैं हम लोग। और ये इसके अलावा इसके अलावा ये दूसरी बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है दिल्ली आकर, और रेख्ता में आकर कैसा लग रहा है आपको? पहले तो कैसे हो आप लोग सब? बस इतनी खुशी मुझे भी है रेख्ता में आकर। तो खुशियाँ बांटना और उम्मीदें बांटना हमारा काम है, और हम रेख्ता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें बुलाया है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमें जो कुछ भी मालूम है और जो कुछ हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ वो आज करने की कोशिश करेंगे। सो शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हनी ताली बजा लीजिए पहले जवाब के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपको प्लेटफॉर्म बुलाता है तो वहाँ पर एक ऑडियंस आती है और आपको एक स्टेज मिलता है। तो आपका बस काम यह है कि ऑडियंस जिस चीज़ के लिए आई थी वो खुश होकर जानी चाहिए और स्टेज की इज्जत मेंटेन होनी चाहिए। रेख्ता पे भी वही कोशिश रहेगी हमारी। एंड it's an honor to be here, genuinely. So thank you so much for all the love, because this really means a lot. Always. Thank you. मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मंच है, और हम सब बहुत ही खुश हैं कि हम इस मंच पे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। रेख्ता जो शब्द है वो हिंदुस्तानी और उर्दू के मिक्सचर को दिखाता है, दर्शाता है। वक्त जो वर्ड है उसका मतलब ही ये होता है टू मिक्स और टू स्कैटर। एंड आई एम ग्लैड कि जश्न रेख्ता ने ये कदम उठाया है जिसमें वो सिर्फ एक तरह की कविता या एक तरह की शायरी या एक तरह की नज़्म को ही नहीं, सारे मिक्सचर को अपने ऑडियंस के पास लेके आ रहे हैं। मेरे यहाँ पर आने से पहले ना तो कुछ सिचुएशंस हो गई, तो मैंने ना मैं सोचा था कि नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए ना। तो फिर मैंने अब्बा से कहा कि अब मेरे अब्बू से कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊँ। तो उन्होंने वजह पूछी, तो मैंने वजह बताई, तो उन्होंने कहा कि तुझे तो पहले घर से निकाल देना चाहिए था। मतलब बोले अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा मंच है, तो तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल जाना चाहिए, और अब सारे लोगों को वो कहानी सुनाना चाहिए जो उन्होंने नहीं सुनी है, और अपनी कहानी अपने शब्दों में बताओ। किसी के क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिंदास जाओ और लोगों को बताओ आप क्या हो और आप क्या करते हो। यार पहले ना मैं अपने बारे में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ना चाहता हूँ कि ज़रा 2-3 पंक्तियाँ हो ही जाए। मतलब क्या बोलते हो जाना चाहिए या नहीं? तो मेरी एक आदत है, मैं उसके बारे में कुछ लिखा है मैंने अभी हाल फिलहाल में, और वो सुनाना चाहूँगा। शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, पर मेरी एक आदत है कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। मुझे कहीं भी कोई अगर बुलाता है तो मैं क्यों जल्दी या वक्त से पहले पहुँचता हूँ, उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और वो ये है कि मैं किसी भी जगह वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ। कभी कोई किसी मुलाकात का जिक्र करता है या किसी काम से बुलाता है तो मैं हर मर्तबा उनसे बड़े ध्यान से मिलने का वक्त पूछ लेता हूँ, फिर उस वक्त को अपनी रगों में दौड़ने वाली घड़ी में कैद कर लेता हूँ, ताकि वो हर दूसरे पल मुझे ये याद दिलाती रही कि हमारे मुलाकात का वक्त क्या है। फिर उस मिलने की जगह पर वक्त से पहले पहुँचकर मैं इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार मुझे ये उम्मीद दिलाता है कि वो एक शख्स जिसे आज तक मैंने देखा नहीं, वो एक शख्स जिससे मैं आज तक मिला नहीं, वो एक शख्स जिसका जिक्र मैंने खुद से ही बस किया है, वो मेरा अपना इंसान इस कुछ देर बाद आने वाले शख्स की तरह
सही वक्त पर मुझे मिल जाएगा, और तब तक की मेरी पूरी बिताई हुई जिंदगी बस एक इंतज़ार है। इसलिए अक्सर मैं किसी भी जगह वक्त से पहले पहुंचकर इंतज़ार करता हूं। शुक्रिया। तो और एक छोटा सा शेर है, जब दानियल ने पूछा था कि क्या है, तो वो बताकर बताना चाहूँगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूँ मैं। ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूँ मैं। तेरी होकर भी तुझसे दूर भागती है, तेरी होकर भी तुझसे दूर भागती है, सूरज देख तेरे लिए रोशनी लाया हूँ मैं। शुक्रिया। क्या आया? तो यार मैं थोड़ा इश्क पे सुना देता हूँ। यार तो मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि आप हमेशा प्यार के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बात करते हो, मतलब दूसरे भी तो मुद्दे हैं ज़माने में। मैं कहता हूँ देखो, मेरे लिए ना प्यार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोई भी मुद्दा आप देखो ना, वो शुरू होता है और फिर वो रिजॉल्व होता है कहीं ना कहीं। प्यार एक लौती ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इतनी सारे जंगे हो चुकी है, पर वो आज तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ उसके ऊपर एक फाइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यार से बड़ा मुद्दा मुझे आज तक मिला नहीं है। और उस पर ये एक पोएम थी, मैं लिखूंगा तेरे बारे में। बस वाइब आ गई अब। अगर तू करे वादा साथ रहने का, तो मैं लिखूंगा तेरे बारे में। नहीं लिखूंगा तेरे आंखों के बारे में जिनमें डूबने का मन करता है, या तेरे होठों के बारे में जिन्हें चूमने का मन करता है, या तेरी जुल्फों के बारे में जिनमें उलझने का मन करता है, क्योंकि नहीं लिखता मैं उन चीज़ों के बारे में जो ढल जाती है। मैं लिखूंगा तो तेरे पागलपन के बारे में, तेरे इस झल्लेपन के बारे में, ये जो तू मजाक मजाक में मुझे हल्के से मारते हुए मुस्कुराते हो उसके बारे में, और कभी कभी बिन वजह मेरे कंधे पे सर रख के रो जाती है उसके बारे में। मैं लिखूंगा कि सांसों के बीच की जो घुटन होती है वैसी लगती है मुझे जिंदगी तेरे बिना। मकते बिन गजल सी अधूरी लगती है मुझे कहानी अपनी तेरे बिना। एक ख्वाब जो सालों साल तक जगाए रखता है वैसा असर है तेरे छुअन का। मैं लिखूंगा कि तू वो घर है जहाँ पे ठहरने का इरादा एक बंजारा भी रखता है, और तू वो किनारा है जिसके कदमों पर गिरने के लिए लहरें उठा करती है। मैं लिखूंगा कि तेरे बदन की हर करवट को मैंने अपनी उंगलियों से याद किया, और तेरे आंखों के बीच का फासला मैंने अपने होठों से नापा है। मैं लिखूंगा कि तेरे बारे में लिख लिख के मैंने लिखना सीखा, और मैं इतना लिखूंगा कि पढ़ने वाला तुझसे मोहब्बत कर बैठेगा, तेरी छवि बनाकर अपने दिल में बसा कर रखेगा। जब भी इबादत पे अपना सर झुकाएगा तो तुझे पाने की दुआएं मांगेगा, और जब भी वो पढ़ने वाला हमें साथ देखेगा तो वो भी खुदा से यही पूछेगा कि क्या हुई खता हमसे कि ऐसा प्यार हमें नसीब ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्यार सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। थैंक यू। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे लिखना शुरू किया था, लेकिन एंड में मैं भी सबसे बड़े मुद्दे पे आ ही गई। प्यार और इश्क। 2019 में 1999 वही ढूंढ रही हूँ, वैसा ही प्यार ढूंढ रही हूँ। आपको लेटर ऑन मैं ज़रूर वो पीस सुनाऊंगी। लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि प्यार बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मेरी ज़िंदगी में भी, एक कविता लिखी मैंने। आप में से किस किस को प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है ये पता है? प्यार और इश्क में फ़र्क है ना जी। और मैंने इसी बारे में एक नई नज़्म लिखी है। मैं पूरी नज़्म नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अभी आने वाली है यूट्यूब पे, लेकिन उसका पहला पैराग्राफ आपको सुनाती हूँ, आप भी सुनिएगा। कहने की इजाज़त नहीं, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। जो किताबों में भी अब तक लिखा ना हो, मुझे वो उपन्यास चाहिए। हरफ़े अल्फाज के साथ साथ मुझे उन अल्फाजों पे इखलास चाहिए। मुझे तोहफे में ज़ेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए।
जो बेमिसाल बेनज़ीर बेलौस हो, मुझे वो प्यास चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। मांग नहीं रही हूँ, हकदार हूँ इसकी। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। एक बार ना मैं बीच में लाइफ में ऐसा फेस आया ना कि मैं बहुत बार मतलब बहुत सारे पोइट्री ओपन माइक्स में जा रहा था। अम्मी कुछ भी काम बोलती थी, मैं बोला हाँ नहीं यार मेरा शो है या मुझे ओपन माइक में जाना है। तो फिर अम्मी एक बार बहुत चिढ़कर बोली तो क्या अब क्या समझते हो अपने आप को, तुम गुलजार नहीं हो। तो फिर उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी रात में और फिर सुबह अम्मी को सुनाई और कि मैं नज़्मों और गज़लों का यार नहीं हूँ, मैं साहिर मैं फैज़ में गुलजार नहीं हूँ, मुझसे तुम इश्क नहीं कर पाओगे, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहका नहीं सकता, मैं सरकार नहीं हूँ। मैं किसी की नफरत, मैं किसी का प्यार नहीं हूँ, मैं अपनी ही कहानी में कोई किरदार नहीं हूँ। मुझे ना मैं 2004 से ना मैंने रैप म्यूज़िक सुनना शुरू करा। मेरे स्कूल में ना लोग एकदम मतलब इंग्लिश में वर्ड करते थे, मतलब ये है क्या चीज़ को देखना पड़ेगा। अपने वो इंग्लिश समझ में आती नहीं थी तो मैं ना जाता था यार साइबर कैफ़े में पूरा मतलब फिर देख कर क्या क्या बोल रहे हैं लोग। तो फिर मैंने एक रैपर को सुना राकिम, फिर राकिम को सुना, फिर मॉस डेफ को सुना, मेरे ख्याल से आप लोग कोई जानते भी नहीं है यहाँ पर। फिर MF डूम को सुना, एमिनेम को सुना, टूपाक शाकुर को सुना। मुझे लगा कि यार ओ भाई ये बहुत सही तरीका है ना अपनी बात बताने का। तो उस टाइम से मुझे एकदम रैप का एकदम शौक हो गया यार, मुझे रैप करना है लाइफ में रैप करना है। और फिर लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मतलब अम्मी कह रही थी म्यूज़िक हराम है। सो और ठीक है यार मतलब तो फिर तो मैं ना रैप कर नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उस स्ट्रगल से। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मुझे अपनी कहानी उसी अंदाज में कहनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, मैंने ना लिखना शुरू करा और मेरे मतलब लिखने में ना काफ़ी रैपर मतलब वाली फील आती थी। मतलब मैं एक एक लाइन में 3-3 राइमिंग वर्ड्स और वो दूसरी लाइन से पूरी राइम हो रही है, मैंने ऐसे लिखना शुरू किया। पहले मैं ऐसे ना रैंडम इंस्टाग्राम पोइट्री लिखता था एकदम मस्त, वो कोड्स एकदम शी वॉज दिस एंड ही वॉज दैट और वो सब। फिर ना एक पहली जो एक कविता लिखी 2 सितंबर 2015 को, जब मैंने देखा कि सीरिया में वॉर शुरू हुआ, तब मैंने मतलब प्रॉपरली लिखना शुरू किया। मैं वो पोएम आपको सुना नहीं सकता, बहुत छोटी सी है, लेकिन वो मतलब आपको लगेगा कि हाँ रैप मत करो प्लीज़ यहाँ पर। वो बोले सुनाओ। बह रहा जो सड़कों पर वो खून देखे कोई, मलबों के नीचे दबे मासूम देखे कोई, जो कर रहे हैं दिखावा चैनो अमन लाने का, उनमें ताकतो तबाही का जुनून देखे कोई, नफरतों से भरे मजमून देखे कोई, ये मजलूम देखे कोई, कैसे बन गए हैं जिसमें इनके ऊन देखे कोई, कि सब मुत्तफिक तो हैं इन पर बम गिराने में, कि सब मुत्तफिक तो हैं इन पर बम गिराने में, कभी सुतून या सुकून का हुक्म दे दे कोई। तो ये मेरी पहली कविता थी। फिर मैंने ऐसे ही बहुत सारा लिखना शुरू करा, लेकिन फिर मैंने एक दिन मुझे एक बंदा दिखा ऑनलाइन, उसका नाम है रमनीक सिंह। हिंदी स्पोकन वर्ड पोइट्री में वो मतलब कहीं और लेवल पर है। भेड़ कभी मैंने सुनी, मतलब ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो वो मेरा स्पोकन वर्ड से एक इंट्रोडक्शन था कि अच्छा ये तरीका भी है। तो मेरा तो ये तरीका मतलब मैं तो ऐसे आया स्पोकन वर्ड के अक्रॉस। मैं आप लोगों की कहानी जानना चाहता हूँ कि आप लोग स्पोकन वर्ड के अक्रॉस कैसे आए और ये क्या चीज़ है और आप क्यों करते हो इसे। मतलब आप मैं दे सकते हैं। हाँ, मैं दानियल के आई कांटेक्ट के हिसाब से गेज कर रहा हूँ पहले किसको पूछ रहा है। तो यार मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब टूटा हुआ दिल, बेरोजगारी और बेचैनी, ये तीनों जब मिल जाते ना, या तो वो तबाह कर देते या तो वो मिलकर तबाही मचा देते।
मैं आज बस ये कहता हूँ कि मैं तबाह हुआ नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा तबाह हुआ नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं कह रहा। तो मैं मानता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि ही इज़ हिट द रॉक बॉटम, अब इसके नीचे तो वो जा ही नहीं सकता, और वहाँ पर ज़िंदगी एक ऐसा हालात पैदा कर देती है कि जहाँ आप सोचने शुरू कर देते हो कि आप करूँ क्या। तो उसमें मेरा एक दोस्त था, वो मुझे एक ओपन माइक पे ले गया, और मैं बचपन से ऐसा बंदा हूँ जिसको स्टेज पर रहना था, अपनी पूरी ज़िंदगी स्टेज पे गुजारनी, मतलब स्टेज घर है, वो वाली फीलिंग के साथ चलता हूँ मैं। तो एक दिन वो मुझे ओपन माइक के लिए ले गया, वहाँ पर पोइट्री हो रही थी, और इसके पहले मैंने कभी पोइट्री लिखी नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठा एंड मैंने देखा कि यार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, माइक पर जाते, अपनी कविताएं सुनाते, और सब बहुत खुश हैं इनके काम से, और मैं बस स्टेज देख रहा था कि यार मतलब ज़िंदगी में क्या चाहिए था, यही तो चाहिए ना, इसी के लिए तो सारी जद्दोजहद कर रहा हूँ मैं, इतनी आसानी से मिल सकता है, आना करना ही क्या है, मतलब हर मंडे को बस यहाँ पहुँच जाना है, इतना तो कर ही सकते हैं यार। तो मैं हर मंडे वहाँ जाता था, और मैं बस उस स्टेज पे चढ़ने के लिए लिखना शुरू किया मैंने, और मैं हर मंडे कुछ नया लिखता था ताकि मैं बस सुना सकूँ। और मुझे ये नहीं था कि मुझे वाहवाही चाहिए थी, या मैं चाहता था कि कोई रो दे मेरी बात सुनकर या हंस दे, मैं बस चाहता था बहुत कुछ अंदर है यार, अब निकालना है। तो उस प्रोसेस में अनिरेज, स्पिल, ये लोग मिल गए, दोस्त बन गए, और फिर इन्होंने एक दिन यूट्यूब चैनल का ऑफ़र दिया। मैं कहा नेकी और पूछ पूछ, मतलब स्टेज पे ही चढ़ना है, अब वीडियो भी बन जाएगी, खुशी हम। तो आई थिंक प्रोसेस तो वही था लाइफ का कि, बट हमेशा ज़िंदगी यही है कि जब आप एक बहुत नाजुक सिचुएशन में हो, वो जो आपका फैसला होता है ना कि अब मैं हिम्मत दिखाऊं कि मैं हार जाऊं, बात बस वही है। हिम्मत दिखाओगे, ये ज़रूरी नहीं है कि जीत जाओगे, पर कम से कम रेस में तो रहोगे, अपनी रेस में, किसी और के साथ वाली रेस में, अपनी रेस में। मेरा और स्पोकन वर्ड का रिश्ता बहुत अजीब है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने ये शुरू कर दिया। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहानी था, जैसे कि याया बता रहा था, मेरा भी सिंपल ये था। मैं पहले जब कॉलेज में था तो इवेंट्स होस्ट करता था, इसीलिए ये पोडियम जब आपने पहले बार कहा हटाने के लिए तो मुझे थोड़ा ख़राब भी लगा। एंकरिंग करता था, होस्ट करता था, एंड फिर मैंने शुरू किया नुक्कड़ करना। कितने लोग हैं यहाँ पर जो नुक्कड़ करते हैं? तो नुक्कड़ करने लगा। एक दिन हमारे पास राइटर नहीं है, उन्होंने कहा तू ये लिख कर दे। मैंने कहा मैं लिख कर दूँ? बोला हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं सीख लेता हूँ, ऐसे ही नहीं करूँगा। तो मैंने पता किया, गूगल किया और लिखना शुरू किया, और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। मैं इवेंट्स होस्ट करने टाइम फिलर्स की तरह कविताएं लिखता था, फिलर्स की तरह कविताएं, कहानी, और बहुत से ऐसे शेर है जो मैं आपको सुनाऊंगा जब मैं परफॉर्म करूंगा, जो एज अ फिलर मैं यूज़ करता था। और वहाँ से बस शुरुआत हुई, और फिर मैं मुंबई आया, और जैसा कि आया ने बताया, किसी ने मुझे बताया कि ऐसा ओपन माइक होता है। मैंने कहा ठीक है, जाते हैं, जाकर देखते हैं। एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में हमेशा की है, अगर कोई मुझे कोई नई चीज़ के बारे में बताता है तो मैंने कहा मैं एक बार जाकर ज़रूर देखूंगा, फिर सोचूंगा। तो आई होप मैं किस दिन ऐसे पॉलिटिक्स में भी जाऊँ, पर सीख कर, मतलब ऐसे थोड़ी कुछ बोल दूंगा जाकर। तो वैसे शुरू किया, और फिर एक दो नज़में पढ़ी वहाँ जाकर। नज़में तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अब भी कहता हूँ कि मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जो दिल में आता है उसे कोशिश पूरी ये रहती है कि ईमानदारी से उसे पेपर में उतारूँ और जाकर आपके सामने रख दूँ। फिर वो सही हो या गलत हो वो आपके ऊपर है, पर मेरे दिल से जो बात निकली अगर वो आपके दिल को छू जाती है या आपकी ज़िंदगी में ज़रा भी असर डाल देती है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और मेरी वही कोशिश रहती है। तो मेरे लिए स्पोकन वर्ड वही है, जो भी चीज़ मैं आकर कहता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ। आज मैं जब इस स्टेज से उतरूँगा, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि आप जब भी एक स्टेज पर जाकर कुछ पढ़ते हो, कुछ सुनाते हो, या आप जब भी किसी स्टेज से उतरते हो, तो आप कभी भी वो शख्स या वो इंसान नहीं रहते जो आप स्टेज पर जाने से पहले थे। तो मैं ये मानता हूँ कि हर रोज़ मैं बदल रहा हूँ और हर रोज़ सीख रहा हूँ, और वही मैं कोशिश करता हूँ, और स्पोकन वर्ड वही है। बस, शुक्रिया जी। मैं बचपन से बहुत बोलती हूँ, एंड मैं सच में बचपन से बहुत बोलती हूँ। वो हम जानते हैं, हमने देखा भी आज। थैंक्स। एंड मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि जब मैं छोटी थी और हमारे घर में मेहमान आते थे, तो मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के कविताएं सुनाती थी। एंड मेरे स्कूल में एलोक्यूशंस और डिबेट्स को काफ़ी तवज्जो दिया जाता था,
तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं काफ़ी एलोक्यूशंस और डिबेट्स करती थी, लेकिन फिर ज़िंदगी हो गई, कहते हैं ना, लाइफ हैपेंड, एंड 10 साल तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. देन वन डे आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब, और यूट्यूब में मैंने बटन पोइट्री देखना शुरू किया. नील हिलबॉर्न की पोएम थी OCD को लेकर, एंड दैट पोएम रियली टच्ड मी समवेयर. और कहते हैं ना कि कभी अपने गम को ज़ायर ना होने दो. एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे गुस्सा भी है और गम भी है. मैं दुखी भी हूँ और गुस्सा भी हूँ. और तभी मैंने सामाजिक मुद्दों पे लिखना शुरू किया. और ऑस्ट्रेलिया में रहती थी मैं उस समय, और एक कंपटीशन होता है स्पोकन वर्ड पोइट्री का, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, जिसे कहते हैं स्लैम पोइट्री. वहाँ जाके मैंने परफॉर्म किया और मैं वो जीत गई, और वो भी एक टूटे हुए दिल की ही कहानी थी. सबसे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मन में थैंक यू बोला. उसके बाद जाकर $500 का चेक लिया उनसे, और वहीं से फिर स्पोकन वर्ड की शुरुआत हुई. और जैसा कि आपने कहा है, एक आर्टिस्ट ऑडियंस के बिना कुछ नहीं होता. तो जहाँ वो ऑडियंस बनने लगे, पता चला कि दिस आर्ट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस, ये कला कहीं पहुँच रही है, वहाँ से फिर वो शुरू होता ही गया. और ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को कभी कभी लोग बहुत फ्लैग देते हैं कि आप तो यूट्यूब पे हो, आप तो पॉपुलर हो, आप तो बस फेमस होने के लिए कर रहे हो. जब हम सब ने स्पोकन वर्ड शुरू किया था, हम ये भी नहीं जानते थे कि उस पर एक व्यू भी आएगा कि नहीं. इंडिया में स्पोकन वर्ड का कोई सीन था ही नहीं. इनफैक्ट इवन ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम वॉज नॉट ऑन यूट्यूब. हम सब ने आर्ट के लिए शुरू की थी. मनी बाद में आई. और ऐसा हर अच्छे कलाकार के साथ होता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो. कोई भी पैसे के लिए कला करना शुरू नहीं करता. कला कला के लिए की जाती है, और इसीलिए हम सब ने शुरू की थी. सही कहा आपने. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको. मैं ना मेरे घर वाले इतना सपोर्ट करते नहीं इस चीज़ को, और अम्मी को तो समझ में आती नहीं है, और अब्बू को भी समझ में नहीं आती. तो एक बार अब्बू दुकान पर से आए और बोले कि वो मेरा वहाँ पर काम करने वाला है, उसके मोबाइल में तेरी वीडियो देखी मैंने, और उसमें वो मेरी पोएम है, मैं नहीं बता पाया. और फिर उन्होंने ये बोलना शुरू किया, कभी कभी मैं खौलते हुए पानी के अंदर हाथ डाल कर बैठ जाता हूँ, फिर हाथ बाहर निकाल कर सोचता हूँ कि मैं काश मैं भाप होता, कि कितना आसान है एक पल में हवा में गायब हो जाना, कितना आसान है एक पल में हवा में खो जाना, कितना आसान है एक पल में ना होना, और कितना आसान है हो जाना. ये क्या लिखा है? मैंने कहा वो मैं बता दूंगा, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो पहले ये बताओ याद कैसे हुई. और उन्होंने कहा कि देखो यार, तुम जो करते हो मुझे नहीं लग रहा ये शायरी है, नज़म है या गज़ल है. बोला हाँ, मैं शायरी नहीं हूँ, मैं तो नज़में लिखता ही नहीं, मैं तो गज़ल लिखता ही नहीं, मैं तो स्पोकन वर्ड लिखता हूँ. तो बोले वो क्या होता है? मैंने कहा होता है कुछ, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, काश मैं ये शादी के टाइम पे भी बोल सकूं. तो फिर एक बार मतलब ऐसे ना बहुत घर में नफरत करते हैं, मतलब ये क्या कल्ला है जाके ये मतलब स्टेज पर. और मेरे घर वाले आधे खानदान को लगता है कि मैं स्टेज पर जाके गाने गाता हूँ, और मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है भाई का मतलब मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों से ही बात कर रहा हूँ ना उनसे माफ़ी मांगना चाहिए. सॉरी मेरी आवाज़ सुनने के लिए आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ी. और आधे ख़ानदान ये बोल रहे हैं ये गा रहा है, और आधा ख़ानदान बोल रहे हैं ये थिएटर कर रहा है, ये नाटक कर रहा है. मैंने कहा भाई ज़रा सी भी एक्टिंग नहीं आती, ऐसे मत बोलो. मतलब मैं काश मैं कर पाता थिएटर, लेकिन करता नहीं. और फिर अभी ना मेरे घर में ना अब धूप नहीं आती, तो उसके बारे में मैंने एक पोएम लिखी थी. और आसपास जितने भी घर हैं ना बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए मेरे घर. मैं स्लम्स में रहता हूँ मुंबई के, तो आसपास जितने भी घर हैं ना वो बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं. तो मेरा घर एकदम बीच में है और सबसे छोटा है पूरे मोहल्ले में. तो मेरी अम्मी मतलब सबको तो यही बोलती रहेंगी फ़ोन पर कि हाँ पता नहीं क्या कर रहा है, ये सब ये करना ही नहीं है, मैं तो छुड़वा दूंगी. नहीं आप देखो अभी जॉब पे करेगा ये. तो और फिर पड़ोसन के सामने ना ये पोएम आई ऑनलाइन. उसके बाद पड़ोसन के सामने जिसका घर रिसेंटली ऊंचा हुआ था, उसको जाके ताना मारा कि मेरे घर में अब धूप नहीं आती, पड़ोस की घरों की दीवारों ने दायरा बनाकर घेर लिया है मेरे घर को ऐसे जैसे फिल्मों में गुंडे घेर लेते हैं हीरो को. फ़र्क सिर्फ इतना है उसे नहीं पता कि वो किसे बचा रहा है या उसका कसूर क्या है. तो ये चीज़ उन्होंने जाकर कोट करी.
ठीक है, और मेरे मुंह पे बोल रही हैं कि क्या कर रहा है यार, ये सब बंद करो मतलब, और जाके मुझे कोट भी कर रहे हैं मेरे माँ बाप। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के आसपास फैमिली, फ्रेंड्स, इन लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने स्पोकन वर्ड पोइट्री करना शुरू किया? अमनदीप, आप बताइए। मेरे घर वाले आज तक ये नहीं समझ पाए कि मैं करता क्या हूँ। टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, मतलब रोज़ सुबह मैं उठता हूँ और मुझे नहीं मालूम होता है कि क्या कर रहा हूँ, और मेरे आसपास के लोगों को मैं खुद नहीं समझा सकता हूँ। बस इस चीज़ का सुकून होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है, और जो आसपास के लोग हैं, जितना मैं समझा हूँ आज तक, हमें वजह नहीं चाहिए होती है नाखुश होने की। तो नाखुश तो लोग रहेंगे, आप देखिए आप अपने काम से कितनी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो मैं हर सुबह उठकर ये कोशिश करता हूँ, मेरी किसी भी कहानी या जो भी मैं लिखता हूँ उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जब मैं बुक ख़त्म करूँ तो या तो मैं लोगों को कुछ थोड़ी सी उम्मीद दे दूँ या फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दे दूँ। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ होती है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो लिखना है वो सफल हो रहा है। और जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उन्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं बता पाता उन्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है, मैं खुद खोज में हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, जो कहते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, बढ़ते जाओ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो, उससे अच्छा एक स्टेबल जॉब ले लो और नॉर्मल जैसे ज़िंदगी बसर की जाती है आप भी करो। मिलते जुलते रिएक्शन है सबके। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा कर रहे हो, मुझे उनसे प्रोत्साहन मिलता है और आगे करने का मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, उम्मीद मिलती है। और जो कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं मन में सोचता हूँ कि यार इन्हें समझाना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो उस वजह से मैं और काम करता हूँ। तो जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई शुक्रिया जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है, कुछ सही हो सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, सबकी अपनी परसेप्शन है। डेमोक्रेसी भी वैसे ही चलती है, और बाकी नहीं पता। शुक्रिया। तो यार मेरी बहुत सिंपल कहानी है। 3 साल पहले शुरू किया था मैंने ये जर्नी, और प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे पापा मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। मतलब माई डैड लव्स मी सो मच कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो मुझे स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते। तो जब मैंने पोइट्री शुरू की थी तो मंडे ओपन माइक्स में जाता था और मैं घर 11:30-12 तक आता था, और ऑफिस से मैं मतलब ऑन अदर डेज आई वुड बी बाई 9:30। तो पापा को लगता था 1.5 घंटा मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है, वो कहीं और जा रहा है, पोइट्री कर रहा है, शायद उसको वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जो वो चाहता है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे, मतलब वो ये नहीं देखते थे कि मैं मंडे को सुकून के साथ आता था, वो बस ये देखते थे कि ये मंडे ज़्यादा थक कर आया है। तो मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहते थे कि तुम क्यों शराबियों के सामने जाके परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए कैफ़े में सब शराबी होते थे। और मैं बस पापा को ये कहता था कि पापा आप नहीं समझ रहे हो, बट ये हफ्ते में ना मतलब मैं 6 दिन जी रहा हूँ ताकि मैं मतलब पैसे कमाऊँ, मैं मतलब वो करूँ जैसे आप चाहते हो, पर ये जो एक दिन है ना ये मेरा दिन है। मतलब मैं थक के चूर हो जाऊँ उस दिन, पर मैं वो करना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बस मुझे एक मौका लगता है मेरा। तो पापा समझने की कोशिश करते थे, बट वो जाता नहीं था, स्ट्रगल कर रहा है मेरा बेटा। 3 साल बाद की बात है, मतलब एक्चुअली 3 साल भी नहीं, अभी वो ही हो गया। 2 साल बाद की बात है। हम कहीं जा रहे थे और हम KFC के वहाँ पे गए थे। तो जो KFC के काउंटर पे जो बंदा खड़ा था उसने मुझे पहचान लिया और उसने कहा सर आप वो यूट्यूब पर आते हो ना? मैं कहा हाँ। तो उसने मुझे अंदर बुलाया काउंटर के, और जो सारे KFC के एम्प्लॉयज़ थे दे केम, और हम सब ने एक फ़ोटो ली, और फिर उन्होंने मुझे 2 चिकन पॉपकॉर्न ऐसे दे दिया ऐसे। और फिर उन्होंने मेरी बहन को देखा, उसको 2 आइसक्रीम दे दी, और ये सब बढ़िया चल रहा था। और फिर मैं मुड़ा और मेरे पापा एक कोने में खड़े थे, और मेरे पापा और मेरे बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। मतलब वो आज तक उन्होंने मेरा कोई शो भी अटेंड नहीं किया है। उनको लगता है कि वो सीधा तब आएंगे जब मैं कोई बहुत बड़ा अवार्ड ले रहा होगा ना, मतलब उनका वो परसेप्शन चल रहा है। बट वो भी मुझे नहीं बताएंगे, वो बस आते ही नहीं है। बट उनकी आंखों में ना ऐसा लगा कि यार ये हार नहीं मान रहा था मेरा लड़का, आज मैं खुश हूँ कि मेरा लड़का हार नहीं मानता। बहुत सही। प्रिया? आई थिंक हम एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पोइट्री को सिर्फ एक ऐसा हॉबी देखा जाता है, राइट? तो मेरे मम्मी डैडी को भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। जिस दिन तक व्हाट्सएप पे उन्हें मेरी कविता फॉरवर्ड होके नहीं आई, उस दिन तक उन्हें समझ में नहीं आया था कि मैं क्या कर रही हूँ। सो थैंक यू व्हाट्सएप।
फाइनली उन्हें लगने लगा कि हाँ सक्सेसफुल है, अब सक्सेसफुल है। टीवी का लोगों को बहुत शौक है। जब टीवी पे आ रहे होते हैं पेरेंट्स को लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। जहाँ यूट्यूब की बात आ जाती है उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, शौकिया तौर पे कर रहे हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें ये हमारी कमाई है, ये हमारी पूंजी है, हमारी कला। और एक कलाकार के लिए ये बहुत मुश्किल है। हम 2 प्लेटों से खाते हैं। एक प्लेट है जो हमारे पेट को खाना देती है और दूसरी है जो हमारी रूह को खाना देती है, जो हमारी रूह की भूख मिटाती है। और अभी आई थिंक हम सब एक ऐसे उसमें जी रहे हैं जिसमें हम सेम प्लेट से ही अपनी रूह को भी और अपने पेट को भी भर रहे हैं। थैंक्स टू पोइट्री एंड थैंक्स टू पीपल लाइक योर सेल्फ, जो सुन रहे हैं, वो जो एक ऑडियंस है। ब्रांड्स हमारे साथ डील्स करने लगे हैं। हम सब ने ब्रांड्स के लिए लिखा है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। हम लोगों ने मलाला एजुकेशन फ़ंड के लिए मैं लिख चुकी हूँ पिछले साल। तो ये थैंक यू मलाला एजुकेशन फ़ंड के लिए वी शुड क्लैप, नॉट फॉर मी बट फॉर व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर। तो ये बहुत आगे बढ़ चुकी है अब स्पोकन वर्ड की जो कला है। तो अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा है। लेकिन शुरू में हाँ उन्हें लगा था क्योंकि मुझे टीवी में शायद चुड़ैल का रोल नहीं मिल रहा, इसलिए मैं शायद कर रही हूँ। तो और मेरे डैडी मेरे लिए पंजाबी मूवीज़ के ऑफर्स भी लेके आए थे। तो अब उन्हें शायद थोड़ा समझ में आने लगा है। एक चीज़ मैं ऐड मैं भी कर लो। पहले तुमने कह दिया। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे जनरेशन की बात कर रही थी प्रिया, और परसेप्शन चेंज हो रहा है। कोई भी आप एक नया ब्रांड उठा लीजिए, उसमें आप देखिए कि पहले उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूँ, आप भी जानते हैं क्यों। पर पहले उस ब्रांड के ऐड में परियां गिरती रहती थी ऊपर से, बस वो कुछ ऐसे करते थे और ऊपर से परियां गिर रही हैं। तो जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। और अब क्या है, वो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। वो बात कर रहे हैं मेन के बारे, हाउ मेन कैन ऑल्सो बी इमोशनल, और उसके इर्द गिर्द। और हम चाहे या ना माने, पर कहीं पर एक छोटा सा रोल कविता ने या वो ओपननेस ने जो अभी की लेटेस्ट स्लैम पोइट्री लेकर आई है, उसने वो रोल प्ले किया है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोग भी उसे ओपन हार्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये खुद मानता हूँ कि 2-2.5 साल पहले बहुत से ऐसे मुद्दे थे, इश्यूज़ थे जिन पर मैं बात करने से झिझकता था। एक, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी, मुझे लगता था कि ये सब टैबू है, ये सब चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। पर इन 2 सालों में जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ और जब इन टॉपिक्स पर बात करना हमने शुरू किया है, चाहे वो पीरियड्स के बारे हो या मेंस्ट्रुएशन के बारे हो या बाकी ऐसी कोई भी टॉपिक, मेंस इमोशन हो या ऐसी टेररिज्म के बारे, कुछ भी, मैं आई फील प्राउड दैट आई कैन कम एंड स्टैंड ऑन अ स्टेज एंड विदाउट एनी हेजिटेशन टॉक अबाउट इट। बिकॉज सदियों से उसे एक टैबू बना के रखा गया था, टैबू की आप नहीं बात कर सकते। और ये कहीं ना कहीं कविता या स्पोकन वर्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ज़रूरी है ये फ़र्क अभी भी दिख गया। जैसे अगर पहले पीरियड्स या कुछ कह देते थे तो हमेशा ऐसे रिएक्शन आता था, हाँ और फिर हम क्या बोल देंगे। बट एज एन ऑडियंस ऑल्सो वीव ग्रोन। और मुझे ऐसा लगता है जैसे 2 साल पहले अगर हम देखें तो मेंस डे, मतलब एक इंटरनेशनल मेंस डे का एग्जांपल लेता हूँ कि हमेशा बात होती थी कि मर्द कैसे होने चाहिए। हम हमेशा ऐसे उन्हें पोर्ट्रे करते थे कि स्ट्रॉन्ग है। 1-2 ऐड रहती थी कि बंदे अच्छे हैं, वो एक, अगर आप लोग ने देखी है वैसी सारी एड्स होती थी। एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पर हम बात करते हैं कि मर्द अंदर से वल्नरेबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप रो रहे हो, वो हम मर्द को जब ह्यूमनाइज करते हैं ना, हम कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा सख्त रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा यही लेकर चलो कि अगर मैं रो दूंगा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। और ये परसेप्शन का जो एक बदलाव आया है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पोइट्री का हाथ है। और वीडियोस भी अब दरअसल वैसी आई है। अगर आपने देखा हो जाकिर भाई, आयुष्मान खुराना, they've done poetic videos about the same. और उस वो यहाँ से नहीं बोल सकते जो आप बोल रहे हो। मैं बोल देता तो अजीब हो जाता, बट और एक खत्म कर लो आप। देखिए ये भाईचारा हम में है। तो प्रिया ने कमाई की बात एक की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो पैसे ना देश में सब कमा रहे, कैसे ना कैसे तो कमा ही लेते हैं। हिंदुस्तान जुगाड़ों का शहर है, देश है।
जुगाड़ों का देश है और दिल्ली कैपिटल है। अग्री। सब कमा लेते हैं, पर मेरे हिसाब से ये जो कमा सकता है ना, कि यहाँ पर आप बैठे हो, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और वो सुन रहे, वहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कि कब तक खड़े रहेंगे, गर्मी हो चुकी है, ठंडी ज़्यादा लग रही है, ये कमाई होती है यार। ये जो रिश्ते कमा रहे ना हम, ये मुझे लगता है ये मेरे काम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैंने रिश्ते कमा लिए अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप जो इतना प्यार देते हो यार। ये आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा सेड वही कि ऑडियंस के बिना एक आर्टिस्ट कुछ नहीं हो सकता। यही लोग हमारी कमाई है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी कमाई है। आज अगर ये लोग हमें देखना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें, तो वी विल हैव टू लुक फॉर अदर जॉब ऑप्शंस। हम सबको अपने घर का किराया भरना पड़ता है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी याया से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरे ख्याल से एक उनकी बहुत बेचारा ही पानी पी रहा था। शायद किसी ने वो पोएम देखी ही नहीं है, तो मैं उस पोएम के बारे में जानना चाहता कि उस पोएम की जर्नी क्या है, मतलब वो कैसे लिखी आपने, क्यों लिखी, कब लिखी और क्यों आई वो एग्जिस्टेंस में, इस बारे में मैं जानना चाह रहा था। और अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो पोएम का नाम है शायद वो प्यार नहीं, आप लोग पढ़ नहीं समझ। दानियल की ये अदा मुझे बहुत पसंद है। तो यार मैं हमेशा मानता हूँ कि हम जब कुछ क्रिएट करते हैं ना एज आर्टिस्ट, तो हम बस माध्यम है, हमने वो कविता बनाई नहीं है, वो हमारे पास आई है। सो वी ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटफुल एंड हम्बल अबाउट द फैक्ट कि यार उस कविता ने मुझे चुना है। और शायद वो पहनने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से एक पहचान मिली है मुझे, कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आप तालियां बजाते हो, उसमें मैं अपनी पहचान ढूंढ लेता हूँ उस आवाज़ में। शायद वो पहनी, मतलब हम जब कंटेंट बनाते तो हम सोचते नहीं कि यार इसको मैं अगर अभी मैं डाइसेक्ट करने बैठा तो इसके अंदर क्या चल जाएगा आपके लिए, वो कभी थॉट ही नहीं होता हमारा, हम बस दिल से लिख रहे होते हैं। बट ये सवाल मुझे इतनी बार पूछा गया ना कि मैं फिर एक दिन बैठा उस कविता के साथ कि मतलब अब पता तो करे कि क्या हुई थी ऐसी तो बात। तो मैं मानता हूँ कि जो पहली 6 पंक्तियाँ उसकी, वो बात करती है कि एज अ जनरेशन हम रिश्तों को अब कैसे देखते हैं, कि जो फिल्टर वाली बात है, सारे रिश्ते वैसे बन चुके हैं कि खड़े होके करते हैं नहीं ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, कोई नहीं। पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, बस यही कमा लिया हमने। पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत समझ बैठे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि पहली नज़र में तो एंटीक चीज़ें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते दिखावे के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि अकेलेपन के मारे तो 2 अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं। बस क्योंकि अब जाके तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि याद रखो 2 भूखे भिखारी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अगर वो तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज का और तुम उसके स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुके हो और इसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो भी हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि मोहब्बत को फिल्टरों में सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाहिर कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुमने अपने सारे राज का जिक्र उसके सामने कर दिया है और उसने भी अपने सारे डर को तुम्हारे सामने बयां कर दिया है,
अगर उसका हर आंसू तुम्हारी ही कमीज पे बहता और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो, और जहां हो सके बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में जिंदगी का एक काफी लंबा अरसा बीत जाता है। तो अभी इसको तुरंत ही डाइसेक्ट करके मतलब मैं बता देता हूँ जवाब क्या था मेरे पास। कि जो पहली 6 पंक्तियां ना, वो एज ए जनरेशन कैसे रिश्ते हो चुके हैं अब, कि हम एनिवर्सरी बना रहे हैं, हम सुपरफिशियल खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर है ना अब जज्बातों की बात नहीं है, दिखावे की बात हो गई है। एकदम सही बोल रहे हो बेटा, एकदम सही। सब इंस्टाग्राम हो गया है कि अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग देखें कि हम खुश हैं, ना कि ये कि हम खुश है कि नहीं। बात वो है, पर जो आखिरी की 4 पंक्तियाँ थी ना, वो उम्मीद थी। वो उम्मीद थी कि मैं प्यार को ऐसे देखना चाहता हूँ। मैं क्या है ना, एकदम ऐसे पुराने ज़माने का आशिक खुद को मानता हूँ, एकदम ऐसे कि मतलब मैं टूट जाऊँगा अगर कोई, मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर वो चली गई ना, मैं टूट जाऊँगा। तो मैंने उस उम्मीद को लिखा, और फिर उस उम्मीद को इतने सारे लोगों ने शेयर किया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जनरेशन कोई भी हो, उम्मीद तो अभी भी जिंदा है, उम्मीद तो वही है। तो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर द पोएम, दैट इज व्हाट द पोएम इज, कि वो उम्मीद है बस, और कुछ नहीं है वो। सो हाँ, ये जिसने बोला बहुत सही बोला। बहुत सही यार। मैं अमनदीप से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो अमनदीप, आप स्पोकन वर्ड, सॉरी मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत था। आप कहानियाँ भी लिखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं, और ये दोनों एक होने के बाद भी बहुत अलग अलग हैं। तो आपका प्रोसेस क्या है, और आप करते कैसे हैं ये? तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कविताएं और कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। लिखता तो हूँ नहीं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो मन में आता है मैं वो लिख देता हूँ। और रही बात कविता और कहानी के बीच की, तो जब भी मैं एक कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ तो बेसिकली ऐसा होता है कि उस कहानी में थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है। वो कोशिश ये रहती है कि जो भी उन्हें सुन रहा है उसे वो विजुअलाइज करवा पाऊँ। कोई भी एक कहानी है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ पर वो कहानी हुई है, या जहाँ वो कहानी, क्योंकि मैंने जब पहली बार ओपन माइक किया था तो मेरी एक कॉलेज सीनियर थी, एंड वो रेगुलरली ओपन माइक्स करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, 5 मिनट है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हम आज भी पूछते हैं। और उन्होंने बस इतना कहा कि उस 5 मिनट में आप उस स्टेज पर जाकर जो रिसाइट कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसे दोबारा जीने की कोशिश करो। तो मैं वही कोशिश करता हूँ। एक कहानी में ऐसा होता है कि मैंने जो भी देखा है, जो भी विजुअलाइज किया है, वो आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। वो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होती है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो, या मैं कह रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है। अगर मैं एक सर्कस का जिक्र कर रहा हूँ तो वहाँ क्या क्या मेन चीज़ें हैं, ताकि आपके दिमाग में एक सर्कस की पिक्चर बन जाए, एक इमेजरी बन जाए। जैसे अगर मैं रेखता का जिक्र करूंगा तो बताऊंगा कि कैसे ऊपर चारों तरफ रंगीन पर्दे लगे हुए थे, नीचे इतने लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े थे, तो उससे पता चलेगा। और जब हम कविता में आते हैं तो कविता एक साधारण सी चीज़ है कि आप किसी भी एक चीज़ को घुमा फिराकर ये मेटाफर्स और अलग अलग एलिट्रेशन, सिमिलीज यूज़ करके उन्हें सुनाते हैं। तो वो सीधी चीज़ है कि आपको बस ट्विस्ट करके ऐसे सुनाओ कि मतलब जिन्हें समझनी चाहिए वो समझ जाए, और जिन्हें नहीं समझ में आए उनको भी पता चल जाए कि भाई ये हमारे बारे में कुछ कहा गया है। साधारण सी बात है। जैसे हमने कभी कुछ नहीं बोला, हमने बस जिक्र किया इस माइक का, पोडियम का एक रेफरेंस देके, पर आप सब समझदार हो, आप सब समझ गए। तो वो कविता है, और कहानी में भैया सीधा लो, प्लेट में रख दिया आपके पास, यही है बस जो है। हाँ, मुझे पता है आपको मेरे से प्यार नहीं है। जरूर जरूर सर। हम वो लास्ट में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। आप टेंशन मत लो, हमें जिस काम के लिए बुलाया गया हम वो बाकायदगी से करके जाएंगे। हम मतलब ऐसे थोड़ी विंटर सेशन थोड़ी चल रहा है। यार ये जिस हिसाब की बातें कर रहे हैं ना, गोई होना है इसका। आई थिंक आप जुमलेबाजी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं तो फिर से कहूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, आता हमें कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? एक और जुमला और सुनाओ कुछ। मैं एक बार कोलकाता में था, तो सुन लो यार, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है।
मैं कोलकाता में था और वहाँ ऐसी भीड़ भरी हुई थी, सब आ रहे थे, बार बार सुन रहे थे कविताएं कहानियाँ। तो मैंने कहा कि यार मैं देश के अलग अलग कोने में घूमा हूँ, दिल्ली सब जगह गया हूँ, पर जितनी ममता मुझे कोलकाता में मिलती है, पर समझ में नहीं आया वहाँ के लोग चुप क्यों बैठे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर आएंगे तो आपको भी चिल्लाने का मौका मिलेगा, पर आपके वाले अच्छे हैं, आप बोल सकते हैं उनके खिलाफ। हाँ, किसी ने इसके सारे जवाब रिकॉर्ड किए ना, बस कहीं मैं बस कह रहा हूँ एक कंपाइलेशन बनाकर डाल देना कोई। और उससे पहले मुझे बता देना, मैं सुसाइड नोट लिख लूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ मैं, बट बता देना। यार मेरा मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है, और वो आपसे है प्रिया मलिक, कि स्लैम पोइट्री, स्पोकन वर्ड पोइट्री, ओपन माइक, ये इन तीनों में अंतर क्या है? मुझे तो मालूम है क्या अंतर है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली में खासकर बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और मेरे ख्याल से हम सब में से सबसे पहले आपने शुरू किया, तो आपको इस बारे में ज़्यादा आप और इंसाइटफुल तरीके से बता सकती हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या अंतर है और आप इन सब में कहाँ आती हैं? आप कहाँ आती हैं? प्रिया मलिक कहाँ आती हैं? आप में से ओपन माइक कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अपने लिए तालियां बजाइए। क्योंकि हम चाहकर भी नहीं कर पाते, एंड आई विश हम कर सकते हो। यू नो, ऑनलाइन काफ़ी ये बातचीत होती है, लोगों से भी, स्पेशली दिल्ली में बहुत बात होती है, अरे क्या तुम तो ओपन माइकर हो। बहुत बड़ी चीज़ है ओपन माइकर होना, बहुत बड़ी चीज़ है कि आप हर हफ्ते के एक दिन जाकर लोगों के सामने सिर्फ अपने शब्द एक माइक्रोफोन पे बोलने की ताकत रखते हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं आप, क्योंकि आपको वो करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता। इनफैक्ट दिल्ली में तो मैंने सुना है पैसे दे के करना पड़ता है। बहुत हिम्मत वाले हैं आप, बहुत हिम्मत वाले हैं, और आप अपनी कला की तरफ बहुत जुड़े हुए हैं जो आप ये सब कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओपन माइकर होना, रे ओपन माइकर हो, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर। मैं लिख के रखती हूँ ओपन माइकर, काश मैं होती। यू नो, जैसे कि लोग बोलते हैं, मैंने आई थिंक हमारी पहले भी ये बात हुई थी कि अरे ये तो कॉल सेंटर में काम करता है। 72% ऑफ अर्बन यूथ इन इंडिया इज रनिंग देयर हाउस होल्ड ड्यू टू द BPO इंडस्ट्री। तो उसको जब निचले तौर से देखा जाए वो बहुत गलत है। और ओपन माइक भी अभी उस पर आ रखा है, अरे तो ओपन माइक करता है, करिए, क्योंकि हम सब ने भी किया है। हम चाहते हैं कि हम कर पाएँ, हम चाहते हैं कि हमारे पास वक्त हो कि हम जाएं और अपनी पोएम्स को ट्राई आउट करें ऑडियंस के सामने। तो ओपन माइक वो होता है। ओपन माइक वो होता है जैसे एक एक्टर के लिए ऑडिशन होना। तो क्या जो इंसान ऑडिशन देता है वो एक्टर नहीं है? क्या आप उन्हें ऑडिशनर कहते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात तो वो होता है ओपन माइक, जिसमें देयर इज़ एन ओपन स्टेज, नोबडी इज़ विनिंग एनीथिंग, नोबडी इज़ गेटिंग पेड, लेकिन लोग आके अपनी कविता का ट्रायल कर रहे हैं। कविता जैसे सम्मेलन हुआ करता था, लोग बैठ के, तो वो उस टाइप का वो सिनारियो है। बहुत ही ईजी गोइंग ऑडियंस होता है, वो प्रैक्टिस के लिए है ओपन माइक। उसके बाद आ जाती है स्लैम पोइट्री की बात। उसको भी लोग कहते हैं अरे ही इज़ जस्ट अ स्लैम पोएट। बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर अ स्लैम पोएट दैट मीन्स आपने एक प्रतिभागी, एक कंपटीशन में पार्ट लिया है। एज अ स्पोकन वर्ड पोएट, अगर हम लोगों को आपस में compete करना हो तो उस कंपटीशन को स्लैम पोइट्री बोलते हैं। स्लैम पोइट्री के रूल्स होते हैं बाकायदा। आपको कहा जाता है कि आपको 3 मिनट में अपनी पोएम या 2 मिनट में अपनी कविता ख़त्म करनी है। 2 मिनट बाद एक बजर बजता है, अगर आप 10 सेकेंड ऊपर जाते हैं 0.5 मार्क्स काटे जाते हैं। एक प्रॉपर स्लैम पोइट्री इज़ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक स्लैम पोइट्री कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, वो मैं जीती और तब मैं स्पोकन वर्ड पोइट बनी। तो वो एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है स्पोकन वर्ड पोइट्स के लिए। और स्पोकन वर्ड पोइट्री जिस मुकाम पे हम लोग अब पहुँचे हुए हैं, वो हम ओपन माइक को एक प्रोफेशनल तरीके से करने लगे हैं। यानी कि अब हम हमारे अपने यूट्यूब के चैनल्स हैं, हम आपके चैनल स्पिल पोइट्री के साथ, अनिरेज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो दैट इज़ स्पोकन वर्ड पोइट्री। स्पोकन वर्ड पोइट्री और नॉर्मल लिखित कविता में यही डिफरेंस है कि स्पोकन वर्ड पोइट्री हम एक बीट पे लिखते हैं। हमारे दिमाग में एक मीटर चल रहा होता है कि ये हमारी पंक्तियों की ये बीट आएगी। इसीलिए लोग हिप हॉप से इसे काफ़ी कंपेयर करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिटन टू अ बीट। एंड स्पोकन वर्ड पोइट्री ऑल्सो कंबाइंस
2 or 3 आर्ट फॉर्म्स, यू नो, कविता लिखना, कविता पढ़ना, कविता को एक परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट से पढ़ना. दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ थिएटर कम्स इन टू प्ले एज वेल, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग देखा है आप लोगों ने थिएटर में. Spoken word poetry is very similar to that. In fact, अब spill poetry, unerased, taper tale, commune, ये से एक और स्टेज आगे लेके गए हैं by combining music with it. आपने देखा होगा म्यूजिक पे एक इंसान गिटार बजा रहा होता है या तबला बजा रहा होता है. That's 2 art forms coming together, and that's spoken word poetry as we speak. तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी to end this answer कि कला को हायरार्की में मत बांटिए. हम सरकार नहीं हैं, राइट? तो हम में से कोई अच्छी पार्टी और बुरी पार्टी और एवे की पार्टी नहीं है. हम सब एक ही मंच पे हैं. और आई थिंक ये आर्ट में बहुत एलिटिज्म आ जाता है. यू नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट अरे ये तो बस टिकटॉक वीडियो करता है. बहुत बड़ी बात है टिकटॉक वीडियो करना. एंड इट्स अ वेरी क्लासिस्ट अजम्पशन जो हम सोचते हैं. जो यूट्यूब ने आज हम चारों के लिए किया है वो टिकटॉक ने बहुत लोगों के लिए गांव में, शहरों में, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में किया है. एंड वी हैव टू स्टॉप लुकिंग डाउन ऑन दोज पीपल. आज अगर बहुत बड़े बड़े शायर करें ये क्या है, ये तो यूट्यूब पोइट्स हैं, यूट्यूब पोइट्स करें ये क्या है, तो टिकटॉकर है. अपने उस गद्दे से नीचे उतरिए और देखिए कि जो भी किसी भी तरह की कला बना रहा है, कर रहा है, वो अपने आप में एक कलाकार है. मैं बस 2 चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. जैसे एक टिकटॉक की बात हुई, तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे देखो तो आपको अच्छा कंटेंट, बुरा कंटेंट दोनों मिलेगा. हम है ना बुरा कंटेंट शेयर करते रहते हैं और बोलते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, बट उसके ऊपर भी थोड़ा अच्छा कंटेंट बन रहा है. और मैं खुद मानता हूँ कि मैं वो बंदा था जो कहता था ये क्या है, पर मैं ऐप पे आया और मैंने देखा कि भाई कुछ लोग इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं ना कि शायद उनको यूट्यूब पे वो पहचान ना मिलती, बट अब उन्हें मिल रही है वहाँ पर. और दूसरी एक जो बात थी, जो दिल्ली के सर्किट की बात छिड़ी कि आप पैसे देकर परफॉर्म करते हो. यार तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जब मैंने ओपन माइक शुरू किया था ना, मैं फ्री में इसलिए करता था क्योंकि मैं कहता था चलो आपको मेरी कीमत नहीं पता, उतना मुझे चलेगा. पर अगर मैं पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैंने पहले ही मान लिया कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें कि तुम मेरी आवाज़ सुनो. मैं खुद को ऑलरेडी मैंने नीचे कर दिया तुम्हारे, वो मत होने दो यार. या तो आपकी कीमत होगी या तो वो लोगों को आपकी कीमत नहीं पता होगी, पर आप कीमत नहीं दोगे अपने काम की कि मेरा काम सुनो इस कीमत पर. नहीं, आप अपने काम के साथ दगाबाजी कर रहे हो, तो वो मत करना प्लीज़, ठीक है? इनफैक्ट हम लोग एक्चुअली ना स्पिल पोइट्री में लोगों को लगता है कि हम लोग स्पिल पोइट्री की ओपन माइक्स में कुछ कर रहे हैं. हम लोग स्पिल पोइट्री के एक भी ओपन माइक के अंदर कैमरा नहीं लगा होता. हम लोग ओपन माइक्स में जो लोग आते हैं और देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, किसका हमें कोई पसंद आती है, तो फिर हम लोग क्यूरेशन टीम के पास जाते हैं, उनको उनकी कविताएं बताते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, फिर उनको बुलाते हैं और उनको फीचर करते हैं एक शो पर 6 या 7 लोगों को, और फिर वो यूट्यूब पर आता है. तो ओपन माइक से तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोगों से पैसे लें यार. मतलब मैं 250 रुपये दूँ और मुझे कोई सुन भी नहीं रहा है, ये तो बहुत ही अजीब, ये तो रिवर्स कॉन्सर्ट हो गया. मतलब ये तो बहुत गलत है. और दूसरा मैं आर्ट के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि और ये जवाब देना चाहता हूँ मैं फैक्ट के ज़रिए कि दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस वक्त जो ये बोले कि ये आर्ट है और ये आर्ट नहीं है. दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ये बता सकती हैं कि अच्छा आर्ट क्या है, बुरा आर्ट क्या है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता आपको कि क्या आर्ट है और क्या नहीं है. तो किसी की बात मत सुनो भाई. जब बाबू बोल रहे हैं कि क्या कला है, भाई ठीक है यार, तुम्हारी कला होगी, मुझे मेरी कहानी सुनानी है और ये मेरा तरीका है, ये मेरे शब्द हैं और मैं ऐसे ही सुनाऊंगा यार. मैं आपकी ज़बान थोड़ी बोलूँगा. तो या एक चीज़, हाँ आप कुछ कह रहे थे. वो जो ओपन माइक चैनल चला रहे हैं वो मतलब मौका ही प्लेटफॉर्म तभी देते हैं जब आप उनको पेमेंट दें या कुछ मतलब आएँ उनके पास और रिक्वेस्ट करें. तो अगर जो बिगनर है या न्यू है उसको कैसे प्लेटफॉर्म मिल सकता है अगर ओपन माइक वाले ही खुद डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी तो एंट्री फीस ये है, रजिस्ट्रेशन फीस ये है, इस तरीके से? यार ये वही बात हो गई कि हम कहते हैं कि हम सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हम बैठकर यही बात कर रहे हैं ना. बट अगर हम एकजुट होकर ये बोले कि अब हम ये नहीं होने देंगे, यूनाइटेड रहो, यूनिटी आएगी, तब जाकर बदलाव आ जाएगा, है ना?
तो आपको बस ये करना है, आप सबको सर्किट में जानते हो, है ना? कुछ दोस्त बन गए होगे, कुछ लोग बन गए होगे, सब थोड़ा बहुत। आप बस डिसाइड करो एक दिन पैसे नहीं देने, नहीं देने, कौन फीचर होगा? तो बस वही बात है कि आपको बस, और यही देश को भी बेहतर बनाने का यही तरीका है कि हम जो जनता है अगर एक साथ आए और हम कहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। बस हमें ये डिसाइड करना है। आज जो भी हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हम आपस में ही ये नहीं कह पाते कि सही क्या है गलत क्या है। कुछ लोग कहते नहीं नहीं जो हो रहा है ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इन्होंने कह दिया वही सही है, तो हम मान ही नहीं रहे। एक दिन जब हम सब सही से पढ़ लेंगे ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलती होता है, कभी कभार कुछ सही भी इम्प्लाई होता है हम पर मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रॉपर रिसर्च करो ना और सब मिलकर एक चीज़ डिसाइड करो कि यार हमने आपको बनाया था ना, आप हमारी अच्छाई के लिए आए हो ना, हम कह रहे ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। बहुत सही बात। मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैं बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मैं अगर कभी बहुत पहले तो मुझे लगा था यहाँ पर 60 लोग आएंगे हमें देखने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही लोग आ गए हुए, 60 से तो ज़्यादा ही हो, 600 तो हो गए कम से कम। और मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ बोलना कि मैं भाषाओं के बारे में सोचता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं ना जैसे मैंने बताया कि मैं मुंबई के स्लम्स से आता हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास है ना खुद की वोकैबुलरी है। तो अगर आप बोलते हो मैं खाना खा रहा हूँ तो हम कहते हैं हड़ची मार रहा हूँ। आप बोलोगे मेरा भाई है, मैं बोलूँगा मेरा बंटाई है। आप बोलोगे 100 रुपये, मैं बोलूँगा चाटला। आप बोलोगे धीरे धीरे, मैं बोलूँगा सुम्मे। तो मैं ना सोच रहा था एक दिन कि ये कहाँ से आया, मतलब गरुड़ कुरान में तो कुरान शरीफ में और ये सब जगह तो ये शब्द नहीं, ये कहाँ से आए शब्द, ये भाषा क्यों बनी ना। तो फिर मेरे दिमाग में वो जवाब खुद ब खुद आ गया कि जो हम लोग हैं ना मुंबई के लोग स्लम्स वाले, तो हमको जो मेजॉरिटी है मुंबई की और जो इलीट है, जो अमीर लोग हैं, तो उन्होंने ना हमें अपने घरों से निकाल दिया, अपने मोहल्लों से निकाल दिया, अपने स्कूल से निकाल दिया। और जब उन्होंने ये 3 काम किए ना तो उस दिन उन्होंने हमें अपनी भाषा से भी निकाल दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई हक भी नहीं है बनता ये भाषा यूज़ करने। तब हमने ये भाषा बनाई अपने लिए, वरना बात कैसे करते ना एक दूसरे से। तो भाषा की गहराई में ज़रूर जाकर देखें और देखें ये कहाँ से उभरी है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये इसे किसने बनाया है। तो भाषा को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से रेखता भी इसी बारे में कि सेलिब्रेट लैंग्वेजेस इस बार वो है। तो मेरे ख्याल से ये नोट मेरा बोलना आज बहुत ज़रूरी था। और अब Q&A करते हैं, फिर परफॉर्मेंसेस करते हैं। हाँ Q&A करते हैं मेरे ख्याल से एक दो बिकॉज वी आर हाँ, श्योर। हाँ दैट्स Q&A। Give them the mic. हाँ Give her the mic. She's been. ओके 3 क्वेश्चन करते हैं टोटल, जी। ठीक है। इन्हें भी दे दीजिए। Hi Priya, Hi. I just have a small question. Really want to know about your journey from being Priya the poetess to our dear Dukayan, the character. Yeah. Please share. मैंने कभी भी किसी आर्ट फॉर्म में, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कभी भी डिफ्रेंशिएट करना सही नहीं समझा। मैं नहीं मानती कि मेरा एक्टिंग करियर मेरे पोइट्री करियर से बड़ा है या मेरा पोइट्री करियर मेरे थिएटर करियर से छोटा है। तो आई लाइक बीइंग अ डाइवर्स आर्टिस्ट, यू नो। मैं लिखती भी हूँ, मैं परफॉर्म भी करती हूँ, मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं टेलीविज़न भी करती हूँ, मैं न्यूज़ पैनल्स में डिबेट्स भी करती हूँ। तो वो जर्नी मेरी साथ में ही चली है। इट इज़ बिन अ वेरी पैरेलल ट्रैक। मैंने कभी भी अपने आप को किसी एक बक्से में बंद करने की कोशिश नहीं करी कि यार मैं तो रियलिटी टीवी ही करती हूँ, यार या तो मैं तो थिएटर ही करती हूँ, मैं तो सिर्फ स्पोकन वर्ड पोइट्री करूँगी। तो एक वो जो छाता है कला का, वो लेके मैं खड़ी होती हूँ और उसके अंदर जितना कुछ मुझे आता है मैं वो सब करती हूँ। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ डूइंग दैट। 2 क्वेश्चंस और हैं, सिर्फ 2, ठीक है। ओके कोई माइक दे दो ना। Yeah, it's time I need to speak for myself. So yeah, everybody on the panel, this question for all of you. Considering जिस तरह का अभी political climate है इंडिया में and the world at large, considering that people on the right are on the rise and like not only right, just like all the wrong things are happening, why do you think art form like the poetry you do is going to be important, or is it going to be important? Do you think that you need to induce
some sort of political nature in your poetry because you connect to people. Look here, how many people here. So do you think how important is it for you to include politics in your art? Explicitly. तो एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो यार मेरे ख्याल से मैं सबको इस अपना अपना सवाल जवाब देने का मौका दूंगा इस सवाल का, लेकिन मैं पहले इसका बहुत लेना देना स्पोकन वर्ड की हिस्ट्री से भी है। तो स्पोकन वर्ड एक्चुअली सो वाइट पोइट्री के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें राइट टू एजुकेशन नहीं दिया गया। तब अफ्रीकन अमेरिकन लोग एक जगह पर जमा हुए, US में एक जगह है हार्लेम, वहाँ पर उन्होंने शुरू करा, उसका नाम था, ग्रुप का नाम था द हार्लेम रेनेसांस। और फिर उसके बाद जब सिविल राइट मूवमेंट हुआ, वहाँ पर बहुत सारी जो स्पीचेस थी, मार्टिन लूथर किंग की एक फेमस बहुत स्पीच है कि आई हैव अ ड्रीम, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पोकन वर्ड से मतलब स्पोकन वर्ड को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली स्पीच से। फिर एक और गाना आया जिसके बारे में मेरे ख्याल से सब लोग ही जानते होंगे यहाँ पर, द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। तो वो जिसने लिखा था वो खुद कह रहा है कि ये एक स्पोकन वर्ड पोम है। स्पोकन वर्ड की दो मेन फीचर होते हैं, एक तो उसकी होती अर्जेंसी कि मुझे बहुत जल्दी अपनी बात है ना लोगों तक पहुंचानी, क्योंकि अगर आप पब्लिश करने जाओगे आपको 3-4 महीने 5-6 महीने लग सकते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसकी एक अर्जेंसी है, मेरे साथ ये अभी हुई है और मुझे अभी बताना है लोगों को इसके बारे में। तो एक अर्जेंसी है, और दूसरा है कि एक्सेसिबिलिटी, लोगों को समझ में आए वो सारी चीज़ें। और स्पोकन वर्ड उसी के बारे में है, पूरी एक्सेसिबिलिटी के बारे में। और अगर आप कोई भी ऐसी भाषा बोल रहे हो, आप कोई आपका आर्ट ऐसी बात कर रहा है कि लोगों को समझ में आए, तो मेरे ख्याल से वो भी स्पोकन वर्ड है। तो एक बहुत ही छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा किस्सा, बहुत छोटा सा। तो मेरे जो फेवरेट शायर हैं उनका नाम है हबीब जालिब, पाकिस्तान से हैं वो। तो वो है ना अपनी गज़लें और ना ऐसे जेल में लिखते थे और बाहर स्मगल करते थे पेन और पेपर पे। तो है ना उनके हाथ से ना एक दिन जेलर ने डिसाइड किया ये बाहर जा रही हैं इनकी गज़लें, अब इसको बाहर रुकना पड़ेगा। तो उनसे पेन और पेपर छीन लिया गया। तो फिर जेलर उनके पास आया बहुत ताव से कि पूछा कि ये तुम अब बताओ कि कैसे अपनी जो गज़लें वो बाहर तक पहुंचाओगे। तो उन्होंने कहा कि तेरे पीछे जो हवलदार खड़ा है ना, मैं उसके सामने इसको बोलूँगा और वो बाहर जाकर सबको सुना देगा। तो वो एक स्पोकन वर्ड का एक फ़ीचर है कि मैं आपको बोलूँ, आप किसी और को बोल सकते हैं, आप किसी और को बोल सकते हैं, और वो चीज़ लोगों तक पहुँच सकती है। जी, जंगल की आग की तरह फैलने की। आप That's a great question. Thank you for asking. Because I think art का हमेशा एक पर्पस होना चाहिए। और अगर आप इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में होके कहते हैं कि जी मैं तो एपॉलिटिकल हूँ, मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप बहुत ही प्रिविलेज से बात कर रहे हैं। और अगर आप देश की दुर्गति से अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो मेरे घर में खाना आ रहा है, मेरे पास नौकरी है, मुझे क्या लेना देना, तो आप देश में रहने के लायक ही नहीं हैं। मैं हमेशा से पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करती आई हूँ। जब बोला जाता है मत बोलो, तब सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि ये मत बोलो, ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं पहन सकती, इसको ऐसे सज़ा दी जानी है, ये सब गलत है। और जब एक कलाकार ही इस बारे में बात नहीं करेगा, सामाजिक मुद्दों पे बात नहीं करेगा, तो हमें आवाज़ क्यों मिली है? हमें आवाज़ मिली है, उस आवाज़ को हम उठाएंगे। और अगर हम आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं तो आवाज़ हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए। नहीं है। तो आप अभी बात कर रहे थे कैसे आर्ट फॉर्म में, एज प्रिया सेड, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नाउ सी द ब्यूटी इन इटसेल्फ कि एक लैंग्वेज फेस्टिवल में आप आकर हमें पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो और हम बेझिझक उसी स्टेज से आपको बता रहे हैं। मतलब हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जहां मिल सके वहां जुमलों के तरीके से डाल भी रहे हैं, जो है यही है। अब 5 मिनट है ना सबके पास, हम परफॉर्म करने वाले हैं, एक कविता हम सब सुनाएंगे, ठीक है? चलिए, चलो, आवाज आ रही है? 2 साल पहले मैं रेखता में परफॉर्म करने आया था और कुछ टेक्निकल इश्यू से बीच में माइक बंद हो गया था। पर खूबसूरती देखिए ये कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से एक भी इंसान हिला नहीं था। तो 2 साल बाद मुझे जब मौका मिला तो मैं फिर से वैसे ही कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा।
और एक दरख्वास्त आई है मुझे कि एक लड़की जो मुझसे ज़्यादा जानती है वो सुनाने की। और तो ये है कि अब ये कविता मैंने लिखी क्यों थी, यार ऐसे आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो ये कविता मैंने लिखी क्यों थी कि आप ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते बनाते हो, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है अपनी घर में अपनी बहन से, अपनी माँ से या किसी भी एक अजीज़ दोस्त से शेयर करते हो और उन्हें आप कोई नाम नहीं देते हो, आप उन्हें बेनाम रखना चाहते हो। तो ये एक नज़्म मैंने लिखी थी अपनी उस एक दोस्त के लिए जो मुझे कॉलेज में मिली थी, जिसका मेरे साथ क्या रिश्ता है वो मैंने आज तक उसे कोई नाम देने की कोशिश नहीं की है, बस एक कविता उस पर लिखी थी। मेरी आदत है कि कोई भी इंसान मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उन्हें कविता तोहफे में देता हूँ, तो ये तोहफा उसके लिए है। और वो ये है कि जो लफ्ज़ ज़ुबां तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज़्यादा जानती है, सूझबूझ में वो मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे है, मसरूफ़ रहती है न जाने किस गाँव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है, मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब बुनती है। कुछ छुपाता हूँ उससे तो न जाने कैसे जान जाती है, कुछ छुपाता हूँ उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज़्यादा जानती है। अब रिश्ता कैसे है, देखो अब रिश्ता कैसा है कि मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है, थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। मैं परेशान ना करूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिलिस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज़्यादा जानती है। और ये आखिरी बंद है कविता का, जिसमें मैंने कोशिश की है बताने की उसे कि वो क्या है, मगर मुझे अब भी एक कोशिश ही लगती है। तो ये है कि हाँ, मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, हाँ मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, पर उसे खोने से डरता हूँ। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है, उसकी आवारगी में मेरी आज़ादी बंद है। मैं शब्द रखता हूँ वो जज्बात उठाती है, मैं शब्द रखता हूँ वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागज़ों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहाँ खरी उतरती है। रोज़ रोज़ जन्नत से भला कहाँ ऐसी परी उतरती है, रोज़ जन्नत से भला कहाँ ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना छोड़ दूँ इसलिए मेरा हाथ थामती है, मैं उम्मीद ना छोड़ दूँ इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज़्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है, उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज़्यादा जानती है। तो एक वो थी जो सुनना चाहते थे और एक हाँ, देखिए ऐसे करेंगे तो हम ऑलरेडी टाइम से आगे जा चुके हैं। तो ये सब हम एक दो बीच की छोटी चीज़ें जो मैं खुद तैयार करके आया था और सुनाना चाहता था वो, और फिर एक छोटी सी कविता। तो एक कविता है वो सुनाता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे बस एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके कोई सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहो। क्योंकि जब मैं लिखना शुरू किया था, जब मैं ऐसे ओपन माइक्स जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो लोग अक्सर कहते थे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, कुछ भी कर रहे हो। तो उस पर मैंने एक चीज़ लिखी थी और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको आपके सपनों के पीछे भागने के लिए कोई मना कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप पागल हो, तो उन्हें बस ये जवाब देना कि कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं, कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं, कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं। शुक्र है खुदा का आखिर कुछ लोग तो मुझे समझते हैं। तो एक छोटी सी कविता है और ये मेरी पहली कविता थी जो ऑनलाइन गई थी, और वो इसमें वो सब कुछ है। देश के बारे भी बात करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी। और तो ये है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तू देखे जहाँ मैं वहाँ हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब्बा ने कहा सबसे जुदा हूँ मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूँ मैं। अब्बा ने कहा कि सबसे जुदा हूँ मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूँ मैं। अब्बा ने कहा कि सबसे जुदा हूँ मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूँ मैं। मेरे उड़ने के सपने से उन्हें इनकार था, मुझे लगा शायद यही प्यार था। माँ ने कहा तू खिलौना है मेरा, मैंने कहा नहीं छोड़ दे, क्या पता कौन कब कहाँ तोड़ दे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तुमने कहा पागल हूँ, मैं जानता हूँ। उसने कहा डरता हूँ, मैं मानता हूँ।
तुमने कहा पागल हूं, मैं जानता हूं। उसने कहा डरता हूं, मैं मानता हूं। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूं। आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, पर मैं तो हिजाब में हूं। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में हूं। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में हूं। क्या मैं मौलवी की दुआ हूं या मैं आरती का धुआं हूं? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं शराब हूं, खराब हूं। मैं शराब हूं, खराब हूं। किताब हूं, खुमार हूं। क्या मैं उसका पहला इजहार हूं? नहीं, नहीं, मैं उसका इनकार हूं। हाँ, मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं। हाँ, मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं। खुला हूं, बंद हूं, अनेक हूं, चंद हूं। रहस्य का एक छंद हूं। आंखें खोल कर देख, मैं ही पाकिस्तान, मैं ही हिंद हूं। मैं ही मजहब, मैं ही कौम हूं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। सिगरेट का वो पहला कश जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर लेते हैं, या फिर वो बैसाखी जिसे एक अपाहिज अपनी ताकत और ये दुनिया लाचारी समझती है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? वजीरों की जुबान का पहरा हूं मैं। वजीरों की जुबान का पहरा हूं मैं। राज थोड़ा गहरा हूं मैं। हाँ, तुम में से एक चेहरा हूं मैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तू देखे जहां मैं वहां हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? शुक्रिया। ऐसे एकदम टीचर्स मीटिंग होती थी ना ऐसे असेंबली में, फिर प्रिंसिपल आते थे। बिफोर आई स्टार्ट माई पीस, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहनी है जो अभी हुई। तो एक भीड़ की मेंटालिटी होती है, जब वो एक सोच पर आ जाती है ना कि सब एक चीज़ मान लेते हैं, तो अपने आप ताकतवर हो जाती है। और ये मतलब ये हर भीड़ के साथ होता है। वो सही हो या गलत, वो अपने आप डोमिनेट करना शुरू कर देता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एज आप सही हो या गलत वो मायने नहीं रखता, बट हमें किसी ने ये हक नहीं दिया है कि अगर हम सही मान रहे तो हम किसी जो हमसे वाकिफ़ नहीं है हम उसको डोमिनेट कर दे, क्योंकि हमारी लड़ाई भी तो इसी सोच से है ना। सो सुन लो, आप मानते नहीं मानते पर सुन लो, फिर समझाओ। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, पर किसी ने यही कहा था कि जो सबसे सही चीज़ होगी ना वही सबसे मुश्किल रहेगी। तो बस अगली बार के लिए। सो दिस वंस कॉल्ड साइकिल। एक सुबह बाबा आए, मुझे उठाकर बोले, चलो यार आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार अब तक आफ्ताब ने भी आंखें खोली नहीं थी और मैं खुद रात को देरी से सोया था, तो मैंने वही कहा जो हर बच्चा कहता, ठीक है बाबा। बाबा मुझे बाहर ले गए। बाहर एक चमचमाती हुई साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी। उस साइकिल को देख के मेरा मासूम सा मन उछल कूद करने लगा, पर जैसे मेरी नज़र पीछे पहिए के ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पे पड़ी, मेरा मन फिर बैठ गया। जहन में एक डर सा उठा था जिसको शायद बाबा ने भाप लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा मैं हूं ना। तो उस छोटी साइकिल की छोटी सी सीट पर मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई, पेडल पे जोर डाला जिससे साइकिल डगमगाते आगे बढ़ी, जिससे मैं बहुत खुश था। पर ना जाने क्यों बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे कि बेटा तुम कैसे चला रहे हो, देखो हैंडल कहाँ जा रहा है, पेडल करना मत छोड़ो, साइकिल दाएं जा रही है, तुम गिर जाओगे। पहले दिन इतनी कसरत कौन कराता है यार, लेकिन बाबा मुझे कसरत हर रोज करा रहे थे। और फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। उस दिन खुशी के मारे मैं पीछे मुड़ के बस बाबा को ये कहना चाहता था कि देखो देखो बाबा आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। पर जैसे मैं मुड़ा मैंने देखा कि बाबा बहुत दूर खड़े थे। उनको उतना दूर खड़ा देख मैं डरा और मेरे डर की वजह से साइकिल फिर डगमगाई और आज पहली बार गिरी। बाबा दौड़े दौड़े आए, थोड़ा मुस्कुराए, मुझे उठाकर घर ले गए। पर ना जाने कि उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा वहीं पे मैं मुड़ जाता, और जब तक मेरी नज़रें फिर रास्ते पे पड़ती मैं खुद रास्ते पे पड़ा होता। तो एक दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं अपने डर को हरा के रहूँगा। तो मैंने अपनी साइकिल को भगाना शुरू किया, इतना तेज इतना तेज इतना तेज इतना तेज। बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे कि बेटा तुम बहुत तेज जा रहे हो, देखो तुम किसी से टकरा जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। उनकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं गुमसी हो गई थी। इससे बस मुझे मोहब्बत हो ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला पेडल से, साइकिल फिसी रास्ते पर, मैं
घसीटते हुए ज़मीन पे गिरा। पहली बार आंखों से आंसू और घुटने से लहू बहा। आज बाबा दौड़े दौड़े आए, बिना मुस्कुराए मुझे उठाकर गल ले गए और बस इतना कहा कि कल से साइकिल मत चलाना। पर अब साइकिल मुझे चलानी थी, क्योंकि कल तक जो मैं गिर रहा था अपनी डर की वजह से, पर आज जो गिरा था अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। और एक चीज़ जो मैं जान चुका था कि डर से तो भी लड़ा जा सकता है, पर बेवकूफ़ी को ना सुधारो तो उसको दोहराने की आदत पड़ जाती है, और मुझे वो बेवकूफ़ नहीं बनना था। तो अगली सुबह मैं उठा, सूरज से पहले साइकिल को स्टैंड से हटाया, मीलों मील तक चला ले गया, एक मोड़ से लौट आया बिना गिरे। आज बाबा को मैंने उठाया, खुशी के मारे पूरा किस्सा सुना और बस इतना कहा कि देखो देखो बाबा, आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। बाबा मुस्कुराए और बस इतना कहा कि बेटा तू सिर्फ साइकिल चला नहीं, आज तू जिंदगी में चलना भी सीख गया। उन्होंने जब समझाया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है, पेडल हमारी मेहनत, ये चलती हुई साइकिल हमारी कामयाबी, जो चल रही इस राह पे जिसे कहते हैं जिंदगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे इंसानी रिश्तों के खड्डों में और घमंड की रफ्तार की वजह से मैं बार बार गिरूंगा, पर मुझे फिर से खड़ा उठना है और साइकिल को तब तक चलाते ले जाना है जब तक मौत की खाई ना आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल एंड लवली ऑडियंस। आई लव यू ऑल, थैंक यू। तो जब मैंने ये कविता लिखी थी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, सिर्फ ये सोचा था कि पिछले कुछ सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आखिरकार हम सब घर जाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि एक सिंपलर ज़िंदगी हो, एक ऐसा ज़माना हो जिसमें सब वाइट एंड ब्लैक हो, अगर प्यार हो तो पता हो, नहीं हो तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस ना हो। और ये पोएम वहीं से आई थी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आना, इंडिया आके इंडिया में वापस अपनी ज़िंदगी जमाना अकेले ने मुझे ये सिखाया कि अगर आपकी जड़ें नहीं हैं तो आपके पंख कभी नहीं उग सकते। और ये पोएम वहीं से आई है। आईफोन एक्स के ज़माने में नोकिया 3810 ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफ़ी के ज़माने में सिर्फ एक अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के ज़माने में मैं वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के ज़माने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़माने में कहानियाँ सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। जिसे नेटफ्लिक्स का क्रेज़ ना होकर श्रीमान श्रीमती का चस्का हो, जो फैट फ्री आमंड बटर ना होकर फ्रेश पाव पे लगा मस्का हो, जो सिर्फ कीटो डाइट में नहीं रोटी दाल चावल में भी विश्वास रखता हो, जो सिर्फ अरमानी और गुची में नहीं सादे कपड़ों में भी खास लगता हो, जिसे मेरी स्वतंत्रता पे काबू नहीं मेरे दिल में जगह बनानी हो, जिसे सिर्फ हवाए नफ्स की परवाह नहीं मेरी खैरोएफियत की बेचैनी हो, जिसे ना डर लगे मेरी साड़ी से ना खौफ हो मेरे मिनी स्कर्ट का, जो सिर्फ वाकिफ़ ही नहीं लेकिन अकीदा भी हो मेरी फेमिनिज्म की सभी दलीलों का, जिसे ना मेरी कमिटमेंट से डर लगे ना स्पेस मांगने की ज़रूरत पड़े, जिसे कुर्ब की तिश्नगी हो, जो मोहब्बत को शिद्दत से करे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की इस दुनिया में रगबत का कालीन बुनने वाला ढूंढ रही हूँ। माई प्लेस और योर प्लेस की इस दुनिया में अपने नशेमन को मेरे आगोश में ढूंढने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। कैजुअल डेटिंग की इस दुनिया में हाथ पकड़ने वाला भी ढूंढ रही हूँ। सनरूफ के ज़माने में परछत्ती पर चढ़ जाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। काश तुम मुझे 1998 में मिल जाते। थैंक यू। यार बहुत सारे लोग मानते हैं कि सभी को अपना ओपिनियन सुनाने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, आवाज़ आ रही है अब? हाँ, बहुत हार्ड। मेरे ख्याल से ये शब्द
ये शब्द पहली बार यूज़ किया गया है रेखता के मंच पर। खैर क्योंकि आदमी बहुत हार्ड हूँ मैं इसके अंदर कोई शक ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। इस छोटी सी स्पोकन वर्ड कविता का नाम है आवाज़ें। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर गड्ढा होगा वहीं पे पानी भर जाएगा। और मीडिया है, मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। तो आजकल मीडिया कुछ ज़्यादा ही मज़े में है, ट्रिप पे अपनी अलग ही। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने बहुत अटपटी है, ठीक है। कुछ आवाज़ें होती हैं बहरी, दूसरी आवाज़ें उन्हें सुनाई नहीं देती। कुछ आवाज़ें होती हैं पर्दा जो शोर से बुना होता है, पर्दा जिसके पीछे किसी का गुनाह होता है। कुछ आवाज़ें होती हैं खून की प्यासी, उन सारी आवाज़ों की जो उनके जितनी ऊंची नहीं होती, जो किसी रुख में झुकी नहीं होती, जिनका कोई क़िबला नहीं होता, जिनका कोई खुदा नहीं होता। कुछ आवाज़ों में सुनाई देती हैं मुझे कुछ आवाज़ें, जैसे उस शख्स के मूल्य उसकी ज़मीर की अर्थी उठाकर ले जा रहे हों शमशान। वो शख्स जो हर घर को बनाना चाहता है कब्रिस्तान। कहाँ बिकती है ये आवाज़ें जो होती हैं सिर्फ चीखें, सच्चाई दबी होती है जिसके नीचे। मुझे तुम उस बाज़ार का पता बता दो, मैं खामोशी का हाथ पकड़कर उसे मैं हमेशा के लिए छोड़ आना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है।